वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे अपने एनटीपीसी वाले एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर आप मैं जो आज जो कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आंसर हैं करंट, हमारे जो हिस्ट्री के बेसिकली क्वेश्चन आंसर हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्शन अगर एनटीपीसी में आता है तो वो हिस्ट्री का ही आता है। ठीक है, इसके थ्रू तैयारी करेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपकी फाउंडेशन क्लासेस नहीं हुई है अभी तक, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो फिर मैं उस हिसाब से हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं एमसीक्यू हुई जारी रखूंगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चे, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑब्जर्वेशन एज मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज अबाउट इंडिया। तो मेगास्थनीज ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, है ना, इंडिया के बारे में। इनमें से कौन सा सही नहीं है? There is abundant gold, silver, copper and iron in India. There is a well-established caste system in India. There are frequent famine in India. Dionysus has invaded in India. ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं था। अब देखो बच्चे, ये बात ठीक है कि उस समय जब मेगास्थनीज आए थे तो मॉडर्न एम्पायर चल रहा था, और मॉडर्न एम्पायर काफी फ्लरिश्ड एम्पायर था। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन इनकी कमी नहीं थी एटलीस्ट, है ना। हाँ, मौर्यन साम्राज्य में और फिर आगे चल गुप्ता साम्राज्य हमने ये देखा कि कास्ट सिस्टम वेल इस्टेब्लिश था, ये भी बात सही है। ठीक है, ठीक है। बात आती है फ्रीक्वेंट फेमाइन की। तो उस समय हमारे पास डैम्स बने हुए थे, डैम हमने बना रखे थे, छोटे छोटे डैम्स थे, है ना। और फेमाइन जैसी कोई भी घटना का जिक्र किसी भी किताब में नहीं है ना। फ्रिक्वेंट फेमाइन नहीं थे, कभी कभार 100 साल में 200 साल में कोई एक आध बड़ा फेमाइन आ गया तो आ गया, नहीं तो इतना फ्रिक्वेंट फेमाइन का मतलब हो गया हर दूसरे तीसरे साल में फ्रिक्वेंट फेमाइन, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अगर ये होता तो फिर हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ये सब की व्यवस्था होती ही नहीं, है ना, तो फिर गरीब होते। तो इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, फेमाइन या गोल्ड सिल्वर वाला। तो गोल्ड सिल्वर वाला सही ही है, तो इसका मतलब ये है फेमाइन वाला गलत होगा। सिंपल सा कुछ लॉजिक लगा के यहाँ पे भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीजों को। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो हमें सही आंसर मिल गया, ये ऑप्शन सी सही नहीं है। हाँ, डायनोस हैज इन्वेडेड इंडिया, ये बात भी सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच रॉक एडिक्ट, विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। तो अशोक द्वारा कई सारे रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स रखे गए थे, है ना। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स आपको 7-8 देखने को मिल जाएंगे, माइनर्स आपको 21-22 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अशोका पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अशोका केव्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब काफी कुछ चीजें अशोक के बारे में देखने को मिल जाती। रॉक एडिक्ट्स बेसिकली एक समझ लो कि एक शिला होते हैं, है ना, एक पत्थर होते हैं, है ना, उस पर कार्विंग की गई होती है, उस पर कुछ लिखा गया होता है। ठीक है, दीज आर द डायरेक्ट मैसेज ऑफ अ किंग टू हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब प्रजा। ठीक है, तो अपना मतलब जो भी राजा है वो प्रजा से अपनी बात कहना चाहता है, मन की बात, है ना। तो वो है, हालांकि प्रजा नहीं कह पाएगी क्योंकि उनमें तो वन वे कम्युनिकेशन है। तो जैसे आज हमारे नेता चुनते हैं रेडियो, है ना, वन वे कम्युनिकेशन चुनते हैं, और फिर अपने मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात कोई सुनता नहीं है। हाँ, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो फिर जनता कुछ आपसे पूछेगी भी। तो आजकल जो नेता हैं वो ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन, या तो भाषण देंगे, वहां से भी तुम जनता की बात नहीं सुनोगे, अपनी बात कहोगे, या मन की बात करेंगे तो वहां से भी तुम अपनी मन की बात करोगे, दूसरे की नहीं सुनोगे। तो ये वन वे कम्युनिकेशन अपना रखा है ना। और अशोक के टाइम पे मजबूरी थी, टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, पूरी जनता के साथ कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं था। तो आज के नेताओं ने इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ रखी हो ना पढ़ रखी हो, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री अच्छी पढ़ रखी है। हिस्ट्री की कई सारी इवेंट्स तुमको रिपीट होती दिखाई देगी।
मैंने तुम्हें बताया था हिटलर वाले चैप्टर में, तुम्हें बताया है कि हिटलर वाले चैप्टर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हिटलर ने अपनाई और जो आज के नेता अपना रहे हैं। तो चीजें, हिस्ट्री कभी भी ओल्ड नहीं होती है, बस आप उसको इस्तेमाल कर लें। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हिस्ट्री आपके लिए बेकार है, और इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो फिर क्या ही बात है, सक्सेस को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि अशोक ने कुछ रॉक एडिक्ट्स दिए, है ना, और जगह जगह अपने राज्य में रखवाए। और उस राज्य में सिनेरियो ये था बच्चे, उन रॉक एडिक्ट्स में कुछ बातें लिखाई। ठीक है, तो उनमें से एक बात यह है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, यानी सभी इंसान मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। और कुछ जगह पर अशोक ने यह भी लिखाया कि देवनम प्रियदर्शी, कि मैं देवों का प्रिय हूँ, है ना, और खुद को सुप्रीम पावर से कनेक्ट किया, ऐसा वहां लिखवाया कि मैं ही भेजा गया हूँ रूल करने के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी भी थी, कुछ चीजें मोरल्स थे कि बड़ों का आदर करें, जो यंग जनरेशन हैं वो हमेशा अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करें, है ना, ऐसी कुछ बातें, मोरल बातें लिखाई गई। तो अशोक के एडिक्ट्स का कई मायनों में, कुछ पर ये लिखाया गया कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ना करें, ठीक है, वायलेंस ना करें। तो इस तरीके की चीजें दिखाई गई। तो ये बताता है कि अशोक सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक मोरल गाइडेंस के तौर पे भी काम कर रहे थे अपनी प्रजा के लिए। ठीक है, इसलिए अशोक ग्रेट थे। इससे पहले किसी राजा ने अपने प्रजा से डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं की और डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं किया था। अब आपको बताना, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, ये कौन से उसमें लिखा है। देखो, तो रॉक एडिक्ट फिफ्थ है। और अशोक काफी कंसर्न थे अबाउट द स्लेव्स। तो अब ये बोलते थे कि देखो, जो स्लेव्स हैं वो भी मेरी संतान है, और तुम हो वो, तुम भी मेरी संतान हो, तुम दोनों के लिए मैं भेद नहीं कर सकता, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो और बराबर सम्मान रखते हो। तो एक तरीके से स्लेव्स की जो पोजीशन थी उसको एक तरीके से मजबूत किया था इन्होंने ये कहकर। ठीक है, तो इसको मजबूत किया था और स्लेवरी की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव रवैया अपनाया था। अब ये जो रॉक एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट फिफ्थ, ये धम्म महामंत्र की बात करती है। रेफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्र। धम्म महामंत्र एक तरीके से आप ये समझो, एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा एरियाज में, जो कि धर्म के प्रचार के लिए काम करेगा। और धर्म का प्रचार, अब वो अशोक पहले हिंदू धर्म मानते थे, फिर आगे चल के बौद्ध की परंपराओं को मानने लगे, है ना। अशोक ने अपने जीवन काल में लास्ट तक भी सभी धर्मों का सम्मान किया, बुद्ध के रास्तों का भी सम्मान किया, महावीर के रास्तों का भी सम्मान किया, और हिंदू धर्म का भी सम्मान किया। तो ये सब चीजों के, सबके आइडियोलॉजी का सम्मान करते रहे और इनको आगे फैलाते रहे। तो धम्म महामंत्र फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्वेल्थ ईयर ऑफ हिज रेन। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि एक व्यक्ति जो कि धर्म के काम के लिए अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल्स। देखो, जो लिथिक वर्ड है इसका मतलब होता है स्टोन, ध्यान रखना। लिथिक जो शब्द है इसका मतलब है स्टोन। तो वो एरा जहां पर स्टोन्स मोस्टली इस्तेमाल होते थे, उस एरा को बोलते हैं हम लिथिक, लिथिक एरा बेसिकली। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लिथिक एरा, यानी पाषाण युग, आप ऐसे बोल सकते हो। अब इसमें चीज समझो बच्चे, मतलब लिथिक का मतलब ये हो गया, स्टोन्स का मतलब आप ऐसे समझो कि आपके जो हथियार हैं वो भी स्टोन्स के हैं, बर्तन हैं वो भी स्टोन्स के, मानी मोली स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हो। मेटल उस समय तक आपके पास नहीं आया है। ठीक है, अब इस लिथिक एरा को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चे। एक है पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक का मतलब है सबसे पुराना, ठीक है, यानी पहले वाला। ठीक है, तो आप ये इसको हाँ ओल्ड स्टोन भी बोल लो, चल जाएगा। देन वी हैव द मीजोलिथिक।
देन वी हैव द न्यूलिथिक। ठीक, पैलियो। अब पैलियो मतलब ओल्ड, मीजो मतलब मिडिल और न्यू मतलब नया। तो 3 पार्ट्स में बेसिकली हमने लिथिक एरा को डिवाइड कर दिया, पैलियो, मीजो, नियो में। अब इन चीज में एक चीज समझना बच्चे कि जो कोर है ना, जहां पर हम स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैलियो है। मीजो में हम धीमे धीमे और चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और नियो में काफी कुछ एडवांस हो जाते हैं। नियो में हम स्टोन से नाइफ, चाकू और बर्तन, ये सब चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ, जो पैलियोलिथिक वाले लोग हैं इनके लिए प्राइम ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब सबसे पहला काम ये क्या करते थे, मतलब जीवन जलाने के लिए क्या इनके पास सुविधाएं थी। तो एग्रीकल्चर ये करते नहीं थे, कि वो एग्रीकल्चर हो सकता है आयरन की मदद से या कोई मेटल की मदद से, तभी आप खेत जोत पाओगे। ठीक है, फार्मिंग, तो वही एक चीज आ गई, एग्रीकल्चर और फार्मिंग। ठीक है, हंटिंग और फिशिंग। तो प्राइमरीली देखो क्या है कि सभी जो पैलियोलिथिक में लोग रहते थे वो हमेशा नदी और तालाबों के किनारे नहीं रहते थे, तो फिशिंग करते थे लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं। हंटिंग एक वो जरिया था जिसके जरिए ये बड़ी मात्रा में अपना फूड गैदर करते थे। ठीक है, स्टोन्स की मदद से शिकार करते थे और अपने स्ट्रेंथ की मदद से शिकार करते थे बेसिकली। तो हंटिंग एक बेसिक ऑक्यूपेशन हुआ करता था। ठीक है, हंटिंग के अलावा ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनका इस्तेमाल अपना जीवन के लिए करते थे, भरण पोषण के लिए करते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है, पैलियोलिथिक वालों को बोला जाता है हंटर एंड गैदरर्स। तो हंटर गैदरर्स नाम याद रखना, ये लिथिक एज वालों के लिए बोला जाता है। अब ये पैलियो, नियो, मीजो दोनों तीनों ही आ जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ये इस्तेमाल करते नहीं थे, और नॉट प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हाँ, एक और चीज, इनके पास कोई फिक्स जगह नहीं थी रहने की, सीजन के हिसाब से ये अपनी मूवमेंट करते थे। ठीक है, तो अगर सीजन बारिश का है तो ये केव्स की तरफ मूव करते थे, और अगर बारिश नहीं है तो फिर ये शिकार के लिए जंगलों में उतरा करते थे। तो ये सिनेरियो रहता था, तो ये मूवमेंट करते रहते थे। कुछ स्टोन्स टूल्स पाए गए हैं, कहां पर पाए गए हैं ध्यान रख लेना साइट्स का, जैसे हुंसगी वैली, कुरनूल केव्स, भीम बेटिकाज। ये यहाँ पर हमें एनिमल्स की स्किन्स, कटिंग ऑफ मीट्स, और इनके लिए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। स्टोन टूल्स इन जगह पर 3-4 जगह पर पाए गए हैं, तो ध्यान रख लेना, हुंसगी वैली, कुरनूल केव्स और भीमबेटिका। कुरनूल केव्स आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, भीमबेटिका आपको मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली पीपल्स। ध्यान रखना, हमें जो ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन जो अब तक मिली है ओल्डेस्ट, वो इंडस वैली की मिली है। इससे पहले क्या रहा क्या नहीं रहा उसके एविडेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जब कोई सिविलाइजेशन होती है तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ आपके पास मीडियम होता है लैंग्वेज का। अब वो लैंग्वेज ओरल फॉर्म में भी होती है और लैंग्वेज रिटन फॉर्म में भी होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, ना तो हम उस समय जिंदा थे तो आवाज सुन पाते, तो ओरल फॉर्म तो पता ही नहीं है। हाँ, रिटन फॉर्म का कुछ एविडेंस मिले हैं, लेकिन जिसको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया है। कुछ पिक्चर्स फॉर्म में मिले हैं, कुछ डायग्राम फॉर्म में, कुछ आकृति हुई बनी हुई मिली है हमें, है ना। लेकिन वो असल में कहती क्या है, क्या वो साइन लैंग्वेज ही उनकी प्रॉपर लैंग्वेज थी या कुछ और सिनेरियो था, वो अभी तक पता नहीं है हमें। तो आपने बताना है बच्चे, इंडस वैली पीपल्स के पास कौन सी तरीके की भाषा वो इस्तेमाल करते थे, किस फॉर्मेट में वो लिखते थे। बेसिकली स्क्रिप्ट का मतलब होगा किस फॉर्मेट में वो लिखते थे। तो पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखा करते थे, पिक्चर्स फॉर्म में लिखा करते थे। जैसे अगर आप सील्स देखोगे तो सील जो भी आपको इंडस वैली में मिलेंगी, तो उनमें पिक्चर्स बनी हुई हैं। वो पिक्चर्स किस चीज को डेपिक्ट करती हैं उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। ठीक है, संगम एज में बोला गया है कि भैया एक किताब लिखी गई थी भारतम, ये किसने लिखी है।
अब संगम एज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संगम एज के क्वेश्चन टफ होते हैं। मैं टफ इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ के जो नाम है वो नॉर्थ इंडियंस के लिए याद करना मुश्किल है, टफ है हमारे लिए नाम याद रखना। ठीक है, जिनमें से कुछ नाम तो बहुत फेमस हैं, कुछ नाम तो बहुत फेमस हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं आपके पास, एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चे, हाँ ये है, कुछ नाम दे रखे जैसे पेरू वेडरम, पेरू देवनार, ठीक है सॉरी, पेरू देवनार, मनी मेघलई, सेथलई सतनार एंड तिरुटक देवा, तिरुटक देवा।
कुछ नाम है, देखो बेसिकली टफ कुछ नहीं है, संगम में बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके नाम इसको टफ बना देते हैं। ठीक है, तो जो बुक है वो भारतम, भारतम लिखी है किसके द्वारा? पेरू देवनार के द्वारा, पेरू देवनार के द्वारा लिखी गई है। इन पेरू देवनार ने और भी कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे अनुरु, पुराणमुरु और कुरुनतोगी, नरेनाई, अब ये प्रोनाउंस कर लेना अनि घुरु, जो भी है, ठीक है। बस ना इतना ध्यान रख लेना, इतना याद कर लेना, तुम जाओ चाहो तो जैसे चाहो वैसे याद रख लेना, ठीक है। लेकिन याद जरूर रख लेना कि एटलीस्ट क्वेश्चन में आ जाए तो तुम याद रख लो, ठीक है। मनी मेकलई काफी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना, ये मनी मेकलई किताब है असल में, है ना, प्ले है, ये राइटर का नाम नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है संगम लिटरेचर में, इस पर कई बार कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट फंक्शनरी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल की जब शुरुआत होती है, उस टाइम पे, शुरुआत के टाइम पर इनमें से कौन सा व्यक्ति थे जो कि इंपोर्टेंट फंक्शनरी हुआ करते थे, ठीक है। तो अर्ली वैदिक टाइम में बच्चे ये मोस्टली कबीलों में बटे हुए थे, है ना, कबीले करके स्टेब्लिश हुए थे। तो ग्राम का जो नायक है, ग्राम का जो नेता था या ग्राम का जो हेड होता था, उसे ग्रामीणी बोला जाता था, ठीक है। सेना का हेड होता था, उसे सेनानी बोला जाता था। और जो पूजा पाठ है ना, इनको कराने वाले व्यक्ति को पुरोहित बोला जाता था। इनिशियल फेजेस में बच्चे पुरोहित बहुत पावरफुल हुआ करते थे। अगर आपने इंडस ये अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा है तो आपको कुछ दो ताकतवर पुरोहितों के नाम आपको पता होंगे, एक तो वशिष्ठ और विश्वामित्र, ठीक है। इनके बारे में, दो के बारे में पता होगा। और आपको ये भी याद होगा 10 रंजन युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये भी पता होगा। इसमें ये भी पता होगा कि एक क्लैन था भरत क्लैन, जो कि इसमें विनर साबित होता है। आपको ये भी याद आ रहा होगा कि दसाज और दस्यूस को कैसे, किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, ये कौन हुआ करते थे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ही है। तो अगर देखा जाए तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हमारा इसमें आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अर्ली वैदिक टाइम का ही पूछ लिया है। जो राजा है उसे एक और नाम से बोला जाता था, है ना, एक और नाम उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। देखो अर्ली वैदिक टाइम में जो गौ थी, गाय, है ना, या जो गौ शब्द था, ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्योंकि उस समय वेल्थ ही होती थी गाय, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा धनवान, उतना ज्यादा वेल्थीस्ट पर्सन, ठीक है। तो गौपति, गौमत, गौपा, गौमित्र, ठीक है, ये सब चीजें होती थी। तो इसमें अर्ली वैदिक टाइम में जो इक्विवेलेंट टर्म होता था गौराज, मतलब राजा के बराबर, तो होता था गौपति, ठीक है। तो गौपति शब्द इसमें राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच अमंग द फॉलोइंग वेदास द सतपथ ब्राह्मण्स आर रिलेटेड। इनमें से सतपथ ब्राह्मण किस वेद के साथ संबंध रखता है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण बेसिकली क्या होते थे, कमेंट्रीज होते थे। जैसे एक कोई किताब है सपोज को, है ना, आपने पढ़ी और आपको उसका कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना है या कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके बारे में बतानी है, उस टॉपिक के बारे में, है ना, या उसको सिंप्लीफाई करके कहीं नोट डाउन करना है, तो उस कमेंट्री को बोला जाता था ब्राह्मण्स, ठीक है। तो हर वेद के पीछे एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्राह्मण आज के समय जो कास्ट है उससे इस ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण बेसिकली कमेंट्री को कहा जाता था। जैसे आपने मैच देखा होगा तो मैच में पीछे वो कमेंट्री करते रहते हैं,
उनका मैच से कोई योगदान नहीं है। हम मेरे जो बॉल फेंकी जा रही है, जो शॉट्स खेले जा रहे हैं, उन पर अपनी राय रखते थे। ये बेसिकली जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, कमेंट्री बॉक्स में करते क्या है, वो अपने नजरिए से बताते हैं चीजों को। बस वही था कि सतपथ ब्राह्मण इनमें से किस वेद के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, यजुर्वेद जो है ये सेक्रीफाइस के लिए बात करती है, यजुर के लिए बात करती है, यज्ञ के लिए बात करती है, सेक्रीफाइस के लिए बात करती है। तो यजुर्वेद में दो तरीके के सेक्रीफाइस दे रखे हैं, एक तो कृष्ण सेक्रीफाइस और शुक्ल सेक्रीफाइस। ठीक है, कृष्ण सेक्रीफाइस और शुक्ल सेक्रीफाइस। अब इसमें समझ लो, ये ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर है इंडो यूरोपियन, जो कि ठीक है, दो प्राइमरी वर्जन हैं इस संहिता के, द यजुर्वेद के, एक तो शुक्ल और एक कृष्ण। ठीक है, शुक्ल ये बोलती है कि किसी भी चीज का आपको इस्तेमाल करना है तो उसका इस्तेमाल किस हद तक करना है। ठीक है, जैसे आपने गाय है और गाय का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो गाय का दो तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, एक तो आप उसका मांस खा लो, दूसरा दूध दूह लो उसका, है ना। अगर आप उसका शुक्ल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसका दूध निकाल रहे हैं। और कृष्ण जो है वो बलि की बात करता है, कृष्ण यजुर्वेद ये दो तरह की बलि की बात करता है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद इंक्लूड्स द ब्राह्मण प्रोज डिस्कशन विद इन द संहिता। ठीक है, while शुक्ल यजुर्वेद हैज सेपरेटली अ ब्राह्मण टेक्स्ट दैट इज सतपथ। तो सतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल की तरफ बात करता है, शुक्ल सेक्रीफाइस की बात करता है। ठीक है, बेसिकली प्रेयर्स इसमें दी गई हैं कि जब शुक्ल टाइप की प्रेयर सेक्रीफाइस दिया जाएगा तो किस तरह की प्रेयर्स हमें कहनी है, प्रोसेस एक तरीके से। ठीक है, अब देखो शुक्ल क्या है। अब हमारे हिंदू धर्म में हर महीने में दो पक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, एक तो शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी उज्ज्वला पक्ष जिसमें चंद्रमा निकला हुआ होता है, कृष्ण पक्ष जिसमें अंधियारा पाक होता है, अंधियारा पक्ष होता है, यानी जिसमें अमावस्या की रात होती है। ठीक है, तो ये दो पक्ष इस तरीके से भी डिफाइन हो जाते हैं हमारे, ध्यान रखना। तो यजुर्वेद के साथ सतपथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बच्चे, that the homeland of Aryans was Arctic region was propounded by। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो आर्यंस हैं उनका ओरिजिन जो है, जो होमलैंड है, वो आर्कटिक रीजन है, ना कि इंडिया है। इंडिया में आर्य, इंडिया को आर्यवर्त बोला जाता है, यानी वो जगह जहां पर आर्यंस रहते हो, आर्यवर्त, आर्यंस। ठीक है, अब कुछ कुछ तुम्हें ऐसा याद आएगा कि जर्मनी में एक हिटलर आया था, है ना, और उसने एक रेशियल सुप्रीमेसी की बात की थी। और जब उसने ये बात कही थी तो उसने ये कहा था कि देखो रेशियल सुप्रीमेसी में जो वो है, क्या कहते हैं उसे, रेशियल सुप्रीमेसी में आप इस चीज को समझिए, क्या कहते हैं उसे। जो नॉर्डिक जर्मन्स हैं, जो आर्यंस हैं, वो सुपीरियर हैं और बाकी सभी रेसेस सब ह्यूमन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बिलो दिस रेस आएंगे। तो वहां भी रेस की बात की गई थी, सुप्रीमेसी ऑफ रेस की बात की गई थी। अब एक चीज समझो कि हिटलर ने जर्मनी में बैठकर आर्यन रेस की बात कही है, और इंडिया में भी आर्यन का इस्तेमाल होता है, आर्यन शब्द का इस्तेमाल होता है, आर्यन रेस का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दुनिया है, इसमें काफी कुछ कनेक्शंस हैं, बस ढूंढने बाकी है ना। अब ये है कि वो आर्यंस यहाँ आके हिंदू धर्म की स्थापना करते हैं, और वहाँ के जो आर्यंस हैं वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। अगर आर्यन आर्यन एक ही है तो, है ना, आर्यन थ्योरी एक ही है तो, अगर हम ये मान भी लें कि आर्कटिक रीजन से ये सभी ट्रेवल किए थे, कुछ यूरोप चले गए और कुछ इंडिया आ गए, है ना, तो फिर तो व्यवस्थाएं कुछ एक जैसी ही होंगी। खैर इन सब चीजों पे नहीं जाते, फिलहाल ये समझ लो कि ये थ्योरी किसने, एक इंडिजिनस थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि आर्यंस
इसी हिंदुस्तान की पैदाइश हैं, यहीं पर वो जन्मे हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, यहीं पर उन्होंने राज किया है। आर्यंस बाहर से नहीं आए। दो थ्योरी हमारे यहाँ चलती हैं। एक थ्योरी बोलती है कि आर्यंस बाहर से आए हैं, उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया, इंडिया में जो रह रहे लोग थे उन्हें दसाज और दस्युस बोला गया, उन्हें क्योंकि आदिवासी थे तो उन्हें गुलाम बनाया गया, स्लेव्स बनाया गया, फिर उन्हें आगे चल के अछूत बनाया गया। और उससे पहले मतलब जब ये आक्रमण हो रहा था तो जो दसाज दस्युस हैं, कुछ का ये कहना है कि इन्हीं को राक्षस की कैटेगरी रखी गई, कैटेगरी में डाला गया। तो जो पौराणिक कहानियां हैं उसमें ये कहते हैं कि राक्षस आते थे, है ना, और वो यज्ञ हवन को भंग कर जाते थे। तो कहा यही जाता है कि उस समय जो नेटिव इंडियंस थे, मैं थ्योरी बता रहा हूँ, मैं अपना पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, तो कहा यह जाता है कि उस समय जो दसादस्यु जो कि इंडिया के मूल निवासी हुआ करते थे, और क्योंकि आर्यंस बाहर से आकर यहाँ पर सेटल हुए थे, तो इन दोनों के बीच में काफी सालों तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, क्योंकि आर्यंस के पास स्किल्स ठीक थी, आयरन उनके पास था, और घोड़े घोड़े थे, मतलब सुविधाएं ठीक थी उनके पास, जिस कारण उन्होंने यहाँ के नेटिव इंडियंस को मारा और उन्हें पीछे ढकेल दिया, ठीक है। और जो पकड़ में आ गए उनको आगे गुलाम बना लिया गया, और जो इन्हें मार दिया गया उन्हें राक्षस की कैटेगरी में डाल दिया गया, ये राक्षस थे, ठीक है। अब दूसरा वर्जन ये कहता है क्योंकि आर्यंस जिन्हें जिन्हें मारा और जो नेटिव इंडियंस थे, ठीक है, उन्हें दूसरा वर्जन द्रविडियंस बोलता है। वो बोलते हैं कि यहाँ के नेटिव जो इंडियंस हैं वो द्रविडियंस हैं, है ना। और द्रविडियंस आपको साउथ में देखने को मिलेंगे। ये कहा जाता है कि धीमे धीमे जब आक्रमण हुआ आर्यंस का, तो ये लोग साउथ की तरफ मूव कर गए, साउथ की तरफ सिमट कर रह गए, कुछ जंगलों में रह गए, छिप गए, जिन्हें हम आदिवासी के तौर पे जानते हैं, कुछ साउथ की तरफ चले गए, ठीक है, घने जंगलों की तरफ चले गए द्रविडियंस। तो ये भी एक रीजन रहता है कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया होता है, इतना आपको ईस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिया देखने को नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ इंडियंस में ये भावना कहीं ना कहीं रह गई है अभी, ठीक है। तो एक ये डिस्टरबेंस का कारण भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो वर्जन हैं, एक तो बाहर से आए हुए लोग और एक इंडिया में इवॉल्व हुए लोग, दोनों के अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने सपोर्टर्स हैं, ठीक है। अब ये जब मैं आपको आर्यंस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको इन क्या कहते हैं इसे वैदिक लिटरेचर पढ़ाऊंगा, वैदिक लाइफ पढ़ाऊंगा, उस टाइम पीरियड पे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में। फिलहाल अभी इसका आंसर कर लेते हैं कि इस थ्योरी को किसने प्रपोंड किया था, ठीक है। देखो, आर्कटिक होम इन द वेदास इज ए बुक ऑफ द ओरिजिन ऑफ आर्यंस बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। द बुक was written at the end of 1898 but was first published in 1903 in Pune. It propounded theory that the North Pole was the original home of Aryans during the pre-glacial period, which they had to leave due to the ice around 8000 BC, and had to migrate to the northern part of Europe, Asia, and search of land for the new settlement. In support of this theory, Tilak has presented certain Vedic hymns, East Iranian passages, Vedic chronology, and Vedic calendar with the interpretation of the content in details. तो यहाँ पर तो साहब बाल गंगाधर तिलक साहब ने ही ये थ्योरीज को प्रपाउंड किया है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज बीन मेनली आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ कॉइन्स। इनमें से कौन सी डायनेस्टी है जो कॉइन्स के बेसिस पर फाइंड की गई है, मतलब एसोसिएट की जाती है। यानी तुम्हें जाहिर सी बात पता है कि गोल्ड कॉइन का मतलब ये हो गया कि ऐसी इंडस्ट्री, अच्छा गोल्ड कॉइन की बात नहीं है, अच्छा मेनली आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द कॉइन्स की बात की तो वो डायनेस्टी होगी जो कि बहुत ज्यादा अमीर हो, है ना। तो इनमें से एक है जो कुशंस हैं, है ना, और कुशंस में भी एक बड़ा राजा हुआ है कनिष्क। हालांकि कुशंस को स्थापित किसी और ने किया था,
वो मैं अभी बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को स्टेब्लिश किया था खुजुला खड़फस ने। ठीक है, इसमें एक बड़ा राजा हुआ है, दैट इज कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। अब बच्चे जो कनिष्क है, ये जो कनिष्क राजा एसोसिएट किया जाता है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कॉइन, गोल्ड कॉइन सर्कुलेटेड इन द इन इन देयर एम्पायर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर गोल्ड कॉइन किसी के टाइम पर इंट्रोड्यूस किए गए और सर्कुलेट किए गए तो कनिष्क के बारे में थे, सॉरी इंट्रोड्यूस किए गए। सर्कुलेशन तो बाद में गुप्ता पीरियड में आता है लार्ज नंबर में। तो अगर आपसे क्वेश्चन दोबारा ये पूछ लिया जाए कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन और हु वाज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन बेसिकली, तो वो कनिष्क है। किसके टाइम में ज्यादा सर्कुलेट किए गए, तो वो गुप्ताज के टाइम में किए गए। ठीक है, तो फर्स्ट एडी अराउंड ये अपना शासन स्टेब्लिश करते हैं इंडिया में। ठीक है, आइडेंटिफाई थ्रू द न्यूमिस्मेटिक यानी कॉइन्स एविडेंस के थ्रू। Historians or archaeologists deciphered the inscription and image on the coins, enabling to understand their relations with the other regions and the extent of the ठीक है, कुल मिला के खुजुला खड़फिस, नाम याद रखना, खुजुला खड़फिस was the first person who was associated with coins, not the gold coins, with coins, and also considered as the founder of कुशन एम्पायर और कुशन डायनेस्टी। ठीक है, he was considered for the Kushan dynasty. Guptas are identified for the large number of circulation of gold coin. ठीक है, Chalukyas are associated for the टेम्पल मेकिंग, कार्विंग्स, आर्ट एंड कल्चर्स के लिए ज्यादा फेमस माने जाते हैं, टेम्पल आर्ट एंड कल्चर के लिए चालुक्यास। ठीक है, एंड देन चोलास who identify Sandrocotus of the Jericho, सॉरी ग्रेको रोमन लिटरेचर विद चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाता है, लेकिन जब ग्रीक लिटरेचर में आप जाओगे, ग्रीक हिस्ट्री में जाओगे या रोमन हिस्ट्री में जाओगे, तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य नाम का जिक्र नहीं मिलेगा, वहां आपको सेंड्रोकोटस नाम का जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का नाम वहां चेंज करके सेंड्रोकोटस कर दिया गया। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि ये किया किसने है। एक बार देख लेते हैं। मौर्य एम्पायर वाज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, dethroned Nanda empires, that is धनानंद and occupied पाटलिपुत्र in 322 BC। तो ध्यान रखना, मौर्यन एम्पायर कब स्टैब्लिश होता है? 322 BC में। कब स्टैब्लिश होता है? 322 BC में स्टैब्लिश होता है विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इन तीनों ही नामों का एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। 305 में सेलुकस निकेटर को डिफीट करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर डेट उल्टी चलती है, बीसी में हमेशा ध्यान रखना डेट उल्टी चलेगी और एडी में डेट आगे की तरफ चलेगी। ठीक है, तो बीसी में पहले आएगा 322, देन उसके बाद आएगा 305। ठीक है, तो सेल्कस निकेटर, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट जनरल हुआ करता था, ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अब एक चीज समझो, अलेक्जेंडर ग्रेट जब इंडिया की तरफ आ रहा था, ठीक, अपना हमला करता हुआ, तो उसके डर की वजह से, मतलब उसके आक्रमण के डर की वजह से कौटिल्य ने एक बार चेतावनी दी धनानंद गुप्त को कि भाई ऐसा है, धनानंद अलेक्जेंडर आ रहा है और वो रुकने वाला नहीं है, बहुत बड़ी सेना उसके पास है, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए और अपने वेस्टर्न फ्रंट को मजबूत करना चाहिए।
धनानंद ने बोला कि भाई ऐसा है कि हमको ज्ञान मत दो, हम राजा हैं, हम दूसरों को ज्ञान देंगे, हमें कोई ज्ञान नहीं देगा, हमें मत बताओ कि राज्य कैसे चलाना है। और कौटिल्य को बेइज्जत करके, मतलब बात नहीं मानी तो इन्हें बड़ा दिल पे लग गई कि यार हम इतने बड़े आचार्य हैं और हमारी बात नहीं मानी, हमारा सम्मान नहीं किया, बात दिल पे लग गई और इन्हें सभा से बाहर फेंकवा दिया गया। कौटिल्य ने उस समय सोचा कि अब मैं ऐसा राजा लेकर आऊंगा जो मेरी बात माने, है ना, और जो दिमाग रखता हो, जो सिर्फ लड़कीबाजी और दारूबाजी में ना व्यस्त रहे। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी एक कबीले के, मतलब एक छोटे से राज्य के राजा का लड़का था। मतलब ऐसा नहीं था कि सड़क पे चलता हुआ और उसको उठा के राजा बना दिया। आज पॉसिबल हो सकता है लेकिन उस समय पॉसिबल कहीं भी नहीं था, क्योंकि एक बड़ी सेना को हराना, एक पूरे राज्य को हराना किसी भी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। हाँ, डिप्लोमेटिक तौर पर इन्होंने काफी कुछ ठीक ठीक चीजें सिखाई, है ना, और रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने, कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने धनानंद को हटाकर पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा करवा दिया है। ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि अलेक्जेंडर इंडिया में आने से पहले ही इंडिया में वापस चला जाता है, इंडिया से छोड़ के वापस चला जाता है, सीमा बाउंड्री पर इंडस जो नदी है उसे बाउंड्री मानकर वापस चला जाता है। ठीक है। और हम, अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसे हम इंडिया में अलेक्जेंडर को सिकंदर बोला जाता है, ध्यान रखना दोनों ही नाम एक ही हैं। ग्रीक रोमन अपने लड़के को अलेक्जेंडर बोलते हैं और हम इंडियंस ने क्या किया, उनके लड़के का नाम चेंज करके उसे सिकंदर बना दिया। ठीक है। जो हमने उनके साथ ऐसा कर दिया तो वो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे। तो हमारे लड़के का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने इसका नाम चेंज करके बना दिया, दैट इज सेंड्रोकोटस। तो जब हमने नाम चेंज कर दिया उन्होंने भी नाम चेंज कर दिया, तो बात बराबर है ना। अलेक्जेंडर वापस लौटते हुए मर जाता है। सिकंदर और पोरस की कहानी पता ही होगी, नहीं पता है तो मैं जब डिटेल क्लास लूंगा तब बता दूंगा। ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर का एक जो जनरल है दैट इज सेल्यूकस निकेटर, वो दोबारा से इंडिया की तरफ मुंह करके देखता है कि चलो भाई अलेक्जेंडर तो चला गया, जो अधूरा मिशन रह गया उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। तो बेसिकली अलेक्जेंडर का राइट हैंड मान के चलो सेल्यूकस निकेटर को, ये इंडिया की तरफ आता है और उस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य पावर में था और उसे पता था कि ये आएगा और अच्छी खासी लड़ाई होती है और हरा दिया जाता है। ठीक है। और इस लड़ाई को नाम दिया, मतलब इस लड़ाई को जिक्र ग्रीक एम्पायर और रोमन एम्पायर अपने इतिहास में करते हैं और वो कहते हैं कि दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई, एक तो थे सेल्यूकस निकेटर और दूसरी तरफ से थे सेंड्रोकोटस। अब क्यों वो इंडियन नाम क्यों रखते हैं, उनकी क्या गरज पड़ी कि वो लिखे दें कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। इतिहास वो लिख रहे हैं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं, उनको नहीं, जैसे हमें नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियंस के कुछ नाम है, कुछ संगम लिटरेचर के नाम है, बोलने में समस्या होती है ना। तो उसी तरीके से ग्रीक वालों को भी इंडियन नाम बोलने में समस्या होती है तो उन्होंने नाम चेंज कर लिया। जैसे हमें समस्या होती थी अलेक्जेंडर बोलने में तो हमने सिकंदर बोलना शुरू कर दिया, तो वो सिनेरियो। ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के और दो नाम हैं, ध्यान रखना, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंडोकैप्टोस। ठीक है। तो नाम याद रख लेना चंद्रगुप्त मौर्य के, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य ओरिजिनल नाम है, देन सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंडोकैप्टोस, तीन नाम और हैं, इनसे और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि सब चीज बढ़िया जा रही है। हाँ यार, टाइम तो बहुत हो गया, चलिए कर एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।